तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ण। सबसे पहले दोस्तों बात करें वर्ण टॉपिक की, तो वर्ण जो टॉपिक है इसमें से 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वर्णों की संख्या के आधार पर, कि वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वर्गीकरण के आधार पर, कि कौन सा वर्ण अल्पप्राण है, महाप्राण है, घोष है, अघोष है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है उच्चारण स्थान के आधार पर, कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्या नहीं होता। और चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रयत्न भेद के आधार पर, कि किस वर्ण को बोलने के लिए क्या प्रयत्न किया जाता है और क्या प्रयत्न नहीं किया जाता। तो सबसे पहले बात करें जैसे हम वर्ण की, तो 4 टाइप के मैंने आपको बताया था, 4 टाइप, इसमें से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करें हम वर्ण की, कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण कहते किसे हैं। तो हम यदि देखें तो वर्ण जो होता है, शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है, शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों को बता दिया जाता है, वर्ण की यदि हम परिभाषा देखते हैं तो शब्द की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे जो छोटी इकाई होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से वर्ण की परिभाषा है, तो वहाँ दोस्तों ध्यान रखना, चाहे शब्द की सबसे छोटी इकाई दे या शब्द के अलावा भाषा दे दे, शब्द की जगह यदि भाषा भी लिख देता है, शब्द या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। शब्दों से मिलकर ही क्या बनती है, भाषा, इसलिए आप इसको शब्द की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। दूसरी इसकी जो परिभाषा होती है दोस्तों, दूसरी परिभाषा है जिसको और अधिक विभक्त न किया जा सके, जिसे आप और अधिक विभक्त नहीं कर सके। विभक्त का मतलब है टुकड़े करना, यानी कि जिसके आप और अधिक टुकड़े नहीं कर सके उसी को किस नाम से जाना जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। चाहे शब्द या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कह सकते हैं, या फिर दूसरी परिभाषा क्या होती है, जिसको और अधिक विभक्त न किया जा सके। विभक्त का मतलब मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया, विभक्त का मतलब है टुकड़े करना, यानी जिसके आप और अधिक टुकड़े नहीं कर सके उसको किस नाम से जाना जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन के साथ साथ आप खुद करके देखिए। मान लीजिए हमने शब्द लिख दिया नयन, नयन शब्द लिख दिया। अब नयन शब्द के यदि हम टुकड़े करते हैं तो इसमें क्या है, एक तो न है, एक यह है और एक फिर न है। इसके और यदि टुकड़े करते हैं तो न में एक तो न है, एक ए है, यह में एक तो यह है और एक ए है, न में एक तो न है और एक ए है। इसके और टुकड़े कर सकते हैं क्या, हम इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। यानी ये जो शब्द था, ये जो शब्द था, इस शब्द की सबसे छोटी इकाई यही तो है, इस शब्द की जो सबसे छोटी इकाई क्या है, यही है। तो इनको ही किस नाम से जाना जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। या फिर मैंने आपको दूसरी परिभाषा बताई, जिसको और अधिक विभक्त न किया जा सके। तो यहाँ पर हमने नैन शब्द को विभक्त कर दिया न में, य में और न में, न को विभक्त कर दिया न और य में, या को विभक्त कर दिया य और ए में, न को विभक्त कर दिया न और ए में। इनको और अधिक यदि विभक्त करना चाहें तो हम इनको और अधिक विभक्त नहीं कर सकते। यानी ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं हम, वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब बात करें दोस्तों वर्णों की संख्या की, तो पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, स्वर कितने होते हैं, आंसर हो जाता था 11। व्यंजन कितने होते हैं, आंसर हो जाता था 33। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 और 33 मिला दीजिए, आंसर हो जाता था 44। ठीक है, लेकिन आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं दे रहा है। आजकल क्वेश्चन ही इस प्रकार से देता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है,
मूल स्वरों की संख्या होती है, शुद्ध स्वरों की संख्या होती है, संधि स्वरों की संख्या होती है। स्टूडेंट सोचता है कि सामान्य अपने स्वरों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण जो हैं दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। पहले को नाम दिया जाता है स्वर। पहले को किस नाम से जाना जाता है? स्वर के नाम से। और दूसरे प्रकार के जो वर्ण होते हैं उनको नाम दिया जाता है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक को नाम दिया जाता है स्वर, दूसरे को नाम दिया जाता है व्यंजन। सबसे पहले बात करें यदि हम स्वर की, सबसे पहले बात करें यदि किसकी? स्वर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई स्वर कहते किसे हैं? स्वर कहते किसे हैं? तो वह वर्ण जिसका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सके, वह वर्ण जिसका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकें, उसको किस नाम से जाना जाता है? स्वर के नाम से जाना जाता है। यदि परिभाषा देखें हम तो जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? स्वर के नाम से जाना जाता है। सेकंड होते हैं अपने व्यंजन। सेकंड क्या है? अपने व्यंजन। व्यंजन की यदि परिभाषा देखें तो व्यंजन होता है जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के हो गए भी? दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? स्वर। सेकंड कौन सा होता है? व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिसका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सके वो क्या है? स्वर है। व्यंजन क्या है? जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या है? व्यंजन है। इस प्रकार से परिभाषाएं लिखी हुई हैं, लेकिन आपको रटी रटाई परिभाषाओं को याद करने से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ना आपसे एग्जाम में ये पूछी जा रही हैं। ठीक है, पूछता भी है तो बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से करके देखिए। यदि मैं आपको बोलूं कि आप इसका उच्चारण क्या करेंगे तो आप बोलेंगे इसका उच्चारण क्या किया जाएगा। इसका उच्चारण हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया। अब इस कै में दो वर्ण हैं, एक तो इसमें कै है और एक इसमें क्या है? ए है। अगर मैं आपको बोलूं इसका उच्चारण क्या करेंगे तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं क्या? अगर आप इसको कै बोलेंगे तो कै तो आपने इसको जब इसमें ए मिला हुआ था तभी आपने इसको क्या बोला था, तो आप इसको कै तो बोल ही नहीं सकते। जब मैंने इसमें से ए को निकाल दिया है तो आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। हाँ, एक बात बताइए आप मेरे को, अगर मैं इस कै में ए की जगह में इसमें आ मिला देता तो आप इसको का बोलते? अगर मैं इसमें ई मिला देता आप इसको की बोलते। अगर मैं इसमें ऊ मिलाता आप इसको कू बोलते। अगर मैं इसमें ए मिलाता आप इसको के बोलते। अगर मैं इसमें ओ मिला देता आप इसको क्या बोल देते? को बोल देते। तो आप मेरे को एक बात बताइए, इसका कोई अस्तित्व है क्या? इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसमें मैं जो भी स्वर मिला रहा हूँ उस स्वर के अनुसार ही इसका उच्चारण हो रहा है। इसमें अगर आ स्वर मिला देता हूँ तो का बोलते हैं, ई स्वर मिला देता हूँ तो की बोलते हैं, ऊ स्वर मिला देता हूँ तो कू बोलते हैं, ए स्वर मिला देता हूँ तो के बोलते हैं, ओ स्वर मिलाता हूँ तो को बोलते हैं। यानी इसका कोई भी अपना अस्तित्व नहीं है। इसमें जो भी स्वर मिलाया जाता है उसी के अनुसार इसको बोला जाता है। और मैंने दोस्तों आपको बताया था जिसका उच्चारण किसकी सहायता से हो? स्वरों की सहायता से। तो ये स्वर है, इन स्वरों की सहायता से हम किसका उच्चारण कर रहे हैं? क्या का उच्चारण कर रहे हैं? तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? व्यंजन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण किसकी सहायता से हो रहा है? स्वरों की सहायता से। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको क्या बोला जाएगा, आप बोलेंगे आ, इसको क्या बोलेंगे? ई, इसको ऊ, इसको ए और इसको ओ। इसमें हमको इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। और जिसके उच्चारण में किसकी सहायता नहीं लेनी पड़े, यानी जिनका उच्चारण कैसे हो? स्वतंत्र रूप से हो। भाई जब हम किसी की सहायता ही नहीं ले रहे तो इसका मतलब ही क्या हो गया कि इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? स्वतंत्र रूप से। और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। क्लियर बात कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं।
भाई जिसका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाएगा, स्वरों की सहायता से, तो इसका उच्चारण किसकी सहायता से हो रहा है, स्वरों की सहायता से किया जा रहा है, तो ये तो हो गया व्यंजन। और इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, यानी कि हमको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अब जब सहायता की आवश्यकता नहीं है तो ये क्या है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो स्वर और व्यंजन में ये अंतर है कि जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके वो तो है आपका स्वर, और जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें यदि हम स्वरों की, यदि बात किसकी की जाए, स्वरों की, तो स्वरीय जो है ये स्वर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक को नाम दिया जाता है मूल स्वर और एक को नाम दिया जाता है संयुक्त स्वर। एक को नाम दिया जाता है मूल स्वर और एक को क्या नाम दिया जाता है, संयुक्त स्वर नाम दिया जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के आजकल क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन ही किस प्रकार से बन रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर वर्णों की संख्या होती है। चार संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर वर्णों की संख्या होती है। ए ऑप्शन में देता है 40, बी ऑप्शन में देता है 44, सी ऑप्शन में दे दिया 48 और डी ऑप्शन में दे दिया 52। अब मैंने आपको बताया था कि सिंपल स्टूडेंट ये पढ़ के जाता है कि भाई स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है और वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 44। अब वो देखता है कि क्वेश्चन उसने दे दिया 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर वर्णों की संख्या होती है। अब यहाँ पर यदि देखें 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़ दो, अब स्टूडेंट रट के गया है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई 44, और कुछ स्टूडेंट रट के गए हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है 52। अब वो जो या तो 44 में से घटाएंगे, 44 में से 4 संयुक्त व्यंजनों को वो छोड़ देते हैं। कुछ इस प्रकार से भी खुश हो जाते हैं जिनको ये नहीं पता होता संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उनको ये पता चल जाता है कि 4 संयुक्त व्यंजनों की, ये भी सही किया उसने कि 4 बता दिया हमको संयुक्त व्यंजन, तो 44 में से 4 घटाकर राइट आंसर क्या कर देते हैं 40। जिनको ये नहीं पता संयुक्त व्यंजनों की संख्या, पता है वर्णों की संख्या 52 होती है, वो 52 में से 4 घटा देते हैं, आंसर क्या कर देते हैं 48। जबकि दोस्तों ये दोनों ही आंसर क्या हैं, गलत हैं। इसका सही आंसर है 44 का 44। क्यों, 4 जो संयुक्त व्यंजन है उनको हम वर्णों की संख्या में गिनते ही नहीं है। जब हमने उनको वर्णों की संख्या में गिना ही नहीं तो उनको हटाने पर या छोड़ने पर वर्णों की संख्या में तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो वर्णों की संख्या कितनी रहेगी, 44 की 44 ही रहेगी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन, एक खुद को स्टूडेंट को दिमाग लगाना चाहिए कि वो यूं क्यों दे रहा है कि 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर, वो आपसे मैथ थोड़ी करवा रहा है कि आप 44 में से 4 घटा पाते हैं या नहीं घटा पाते, 52 में से 4 घटा पाते हैं या नहीं घटा पाते। ये तो सोचिए कि 4 संयुक्त क्यों दिया है उसने। अगर वो 4 को हटा देता, सीधा आपको देता संयुक्त व्यंजनों की संख्या, तो भी ये सोचा जाता कि जिनको ये नहीं पता है संयुक्त व्यंजनों की, उसने 4 दिया, इसका मतलब ये इसका तो कोई महत्व है ही नहीं। सेकंड जो इस टाइप के क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन दे देता है शुद्ध स्वरों की संख्या होती है। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको कि शुद्ध स्वरों की संख्या होती है। अब स्टूडेंट पढ़ के गया है स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, उसको लेना देना नहीं है शुद्ध से कुछ। ऑप्शन उसने दे दिए ए 4, बी 7, सी 11, डी कोई नहीं। स्टूडेंट को शुद्ध से कुछ लेना देना नहीं हो रहा, वो सीधा पढ़ के गया स्वरों की संख्या कितनी होती है, आंसर कर देता है 11। जबकि आंसर दोस्तों 11 गलत आंसर है। शुद्ध जो स्वर है उनकी संख्या होती है 4। ठीक, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप से, किसी को हटाकर किसी को जोड़कर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए हमको ये पूरा मैटर समझने की आवश्यकता है कि स्वर व्यंजनों की संख्या में क्या है क्या नहीं है, किसको हटाया जाए किसको जोड़ा जाए, तो किसकी संख्या कितनी होगी कितनी नहीं होगी। इसके लिए हमको इसका पूरा विवरण पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
एक को नाम दिया जाता है मूल स्वर और एक को नाम दिया जाता है संयुक्त स्वर। एक को नाम देते हैं मूल स्वर और एक को क्या नाम देते हैं, संयुक्त स्वर नाम देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल स्वर की। तो दोस्तों हम स्वर की परिभाषा जानते हैं कि जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है वो क्या है, स्वर। मूल की बात करें तो मूल का अर्थ ही होता है सर्वप्रथम या फिर प्रकृति, सर्वप्रथम या प्रकृति, यानी वह स्वर जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है या वह स्वर जो सर्वप्रथम उपस्थित था उसको किस नाम से जाना जाता है भाई, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, आपकी कोई भी अंक तालिका होती है उस पर लिखा होता है मूल अंक तालिका, तो वहां पर मूल का मतलब ही क्या है कि जो आपको सर्वप्रथम दे दी गई है। अगर वो किसी भी कारणवश नष्ट हो जाती है तो वहां पर अगर आप दूसरी मार्कशीट लेने जाते हैं तो वहां पर आपको ये नहीं लिखा मिलेगा मूल अंक तालिका, क्योंकि मूल का मतलब ही क्या है, सर्वप्रथम। तो वह स्वर जो सर्वप्रथम उपस्थित थे या वह स्वर जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं उनको किस नाम से जाना जाता है भाई, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारे मूल स्वर हैं, इन मूल स्वरों की संख्या होती है 4। मूल जो स्वर हैं हमारे उनकी संख्या कितनी होती है भाई, 4 संख्या मानी जाती है। और ये हमारे जो मूल स्वर हैं 4, ये हैं अपने ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री, इन चारों को किस नाम से जाना जाता है, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी भाई, 4 होगी। सेकंड कौन से स्वर होते हैं अपने, संयुक्त स्वर। अब दोस्तों आपको सभी को पता है कि संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, जोड़ या मेल, जोड़ या मेल। स्वर हम जानते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके वो क्या है, स्वर है। और संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, जोड़ या मेल, यानी वह स्वर जो जोड़ या मेल करने से बनता है उस स्वर को किस नाम से जाना जाएगा, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाएगा। वह स्वर, भाई संयुक्त का अर्थ ही क्या हो गया, जोड़ या मेल। तो वह स्वर जिसको जोड़ या मेल करके बनाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास उपस्थित कौन से स्वर हैं, केवल पहले 4 स्वर उपस्थित हैं, ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर हमारे पास उपस्थित हैं। हमको जोड़ या मेल जो करेंगे इन 4 स्वरों का ही कर सकते हैं। तो इनका जोड़ या मेल अगर करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर समानों को मिलाते हैं तो ए प्लस ए को मिलाते हैं, आ बन जाता है। ई प्लस ई को मिलाते हैं, दीर्घी बन जाती है। उ प्लस उ को मिलाते हैं, दीर्घ बन जाता है। समानों को मिला लिया, ए प्लस ए आ बन गया, ई प्लस ई दीर्घी बन गई, उ प्लस उ दीर्घ बन गया। ध्यान रखना, उच्चारण का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, इसको आ बोला जाता है, इसको दीर्घी और इसको दीर्घ उ बोला जाता है। कुछ लोग हम में से ही बोल देते हैं बड़ी, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ा हुआ है, ये छोटा हुआ है। ये बड़े छोटे का सिस्टम ही क्या है, बड़े छोटे का सिस्टम हमको प्रथम क्लास में यानी पहली क्लास में सिखाया गया था, जब हमारा बुद्धि लब्धि इतनी नहीं थी कि हम दीर्घ ऋस्व वगैरह इनको समझ सकें। तो छोटे बड़े को यहाँ पर हमको नहीं बोलना है, यहाँ पर हमको क्या बोलना है, दीर्घी ऋस्वी, दीर्घो ऋस्व। ठीक है, आजकल छोटे बड़े का ट्रेंड भी चल रहा है कि ये बोल देते हैं ये छोटे पापा हैं, ये बड़े पापा हैं, ये पापा हैं, तीनों में से पता ही नहीं चलता पापा है कौन सा। ठीक है, तो इसी आधार पर ध्यान रखना दोस्तों, इन तीनों को नाम दिया जाता है दीर्घ। समानों को मिला लिया, असमानों को मिला। ध्यान रखना दोस्तों, हम री प्लस री को भी मिला सकते थे, री प्लस री मिलाकर हम दीर्घ री बना सकते थे, लेकिन हिंदी में दीर्घ री मान्य नहीं है, हिंदी में हमारे दीर्घ री मान्य नहीं है। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ किताबों में मूल स्वर इनकी संख्या 5 और दी हुई है। इनकी संख्या कितनी दी हुई है, 5। 4 तो ये है, एक उन्होंने लिरी और लिख रखा होगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी में लिरी मान्य नहीं है, ये संस्कृत का स्वर है। हिंदी का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें आपको लिरी लिखा हुआ मिले। तो एक तो लिरी मान्य नहीं है, और एक मैंने आपको बताया री प्लस री मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, दीर्घ री बना सकते हैं, लेकिन हिंदी में दीर्घ री मान्य नहीं है। तो हिंदी में अपने दीर्घ स्वर केवल कितने हैं, 3। समानों को मिला लिया, एक बार असमानों को और मिलाकर देखिए। असमानों को मिलाते हैं, ए प्लस ई को मिलाते हैं, ए बन जाता है। ए प्लस उ को मिलाते हैं,
ओ बन जाता है, ए प्लस ए को मिलाते हैं, आई बन जाता है, ए प्लस ओ को मिलाते हैं, औ बन जाता है दोस्तों। इन दोनों को दोस्तों नाम दिया जाता है गुण, और दोस्तों इन दोनों को नाम दिया जाता है वृद्धि। तो इस टाइप से एक बात बताइए आप मेरे को, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 3। गुण स्वर कितने हैं? 2। और वृद्धि स्वर कितने हो गए? 2। 3 और 2 5 और 2 7, यानी हमारे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7। कौन कौन से हैं आपने? आ, ई, उ, ए, ओ, आई, औ। दोस्तों कुछ विद्यार्थी ये समझ रहे होंगे कि ये क्रम गलत मैंने क्यों लिखा है, भाई ए के बाद में आई आना चाहिए था, इस टाइप से आपने क्यों लिख दिया। तो ये क्रम मैं मेरे अनुसार लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं संधि टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ के हिसाब से ही मैंने क्रम लिखा है कि वो टॉपिक आपको किस टाइप से समझाना है, किस टाइप से नहीं समझाना। मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया, वो आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि ए के बाद में आई आता है या ओ आता है, ठीक है। तो आपको तो केवल ये याद रखना है, दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। गुण स्वर कितने हैं? 2। वृद्धि स्वर कितने हैं? 2। अब यदि अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर अपनी संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी भी? 7। एक बात बताइए आप मेरे को, स्वर हमारे कितने हैं? 2 हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या है अपनी 4, संयुक्त स्वरों की संख्या है 7। अगर दोनों को मिला दूं तो स्वरों की संख्या आ जाएगी। तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 11। यानी हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? 11। इस टाइप से हमारे क्या बनते हैं? स्वर, 11 स्वर। अगर अब मैंने आपको बताया कि मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन सीधा आजकल पूछता ही नहीं है स्वरों की संख्या, अगर वो मैंने अब आइए आप उस क्वेश्चन पर, मैंने वहाँ पर क्वेश्चन लिखा था कि शुद्ध स्वरों की संख्या होती है। तो शुद्ध स्वरों की संख्या, अब शुद्ध का मतलब ही आप मेरे को बताइए, शुद्ध का मतलब क्या होता है और विशुद्ध का मतलब क्या होता है? शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, विशुद्ध का मतलब होता है जिसमें कुछ मिला हुआ हो। यहाँ पर आपने कोई मिलावट की है क्या? आपने मूल स्वरों में किसी को नहीं मिलाया है, यानी कि ये कौन से स्वर हो गए? शुद्ध स्वर। इनको किस नाम से जाना जाता है भाई? शुद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर वो आपको क्वेश्चन दे दे संधि स्वरों की संख्या होती है, अब स्टूडेंट कभी पढ़ के आया नहीं कि संधि स्वर होते क्या हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो सोचेगा संधि में जाएगा कि स्वर संधि में देख लेता हूं कितने स्वर हैं, तो संधि स्वर संधि के स्वरों को गिनने लगेगा। जबकि संधि का मतलब ही क्या होता है? मेल ही तो होता है, और जोड़ या मेल करने से कौन से स्वर बनते हैं? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? संधि स्वर। यदि आपको दे दिया जाता है संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? संयुक्त स्वरों की संख्या पूछना चाह रहा है। वो आपसे पूछ लेता है गुण स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? 2। अगर वो आपसे पूछ लेता है वृद्धि स्वरों की संख्या होती है, तो स्टूडेंट सीधा जैसे ही गुण का नाम सुनता है वो गुण संधि पर चल जाएगा। अब गुण संधि में 3 आदेश होते हैं, ए, आई और अर। अब वो 3 लिख देगा, ऑप्शन में 3 101% देगा वो। इसलिए ध्यान रखना, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, गुण स्वरों की संख्या 2 होती है, और वृद्धि स्वरों की संख्या कितनी होती है? हमारी 2 संख्या होती है। इस प्रकार से मूल स्वरों की संख्या हमारी हो गई 4, संयुक्त स्वरों की संख्या होगी हमारी 7, 4 + 7 करते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी आ गई? 11 हमारी संख्या आ गई। अब वो स्वरों का कोई भी क्वेश्चन आपको निकाल कर दे दे, वो अगर आपको देता है लघु स्वरों की संख्या होती है, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। ए छोटा होता है, ई छोटी होती है, ऊ छोटा होता है, री छोटा होता है। अगर वो आपको दे दे दीर्घ स्वरों की संख्या, तो दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा भी होता है। वहां पर ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन 3 या फिर 7 में से एक कोई ऑप्शन दे रखा होगा। अगर आपको 7 ऑप्शन मिले तो पहला आंसर आपको क्या करना है? 7 आंसर करना है, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा, और ये सारे क्या आ रहे हैं? बड़े वर्ण आ रहे हैं। इसलिए अब यहां पर मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता स्वरों में जो आपको कोई दिक्कत प्रदान करेगा। बात करें यदि हम सेकंड पर यदि आए, तो सेकंड प्रकार के जो वर्ण होते हैं उनको नाम दिया जाता है व्यंजन। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उसको किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें यदि व्यंजनों की, तो दोस्तों व्यंजन जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं। पहला जो व्यंजन होता है उसको नाम दिया जाता है स्पर्श व्यंजन। पहला जो होता है उसको नाम दिया जाता है स्पर्श व्यंजन। ये जो स्पर्श व्यंजन है ये
5 वर्गों में बटा हुआ होता है। यानी स्पर्श जो व्यंजन है उसमें कितने वर्ग होते हैं भाई? 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श जो व्यंजन है कितने वर्गों में बटा होता है? 5 वर्ग। वर्ग का मतलब समूह, यानी इसमें 5 समूह होते हैं, या आप उनको 5 वर्ग भी बोल सकते हैं। पहला होता है कै वर्ग, दूसरा होता है चै वर्ग, तीसरा होता है टै वर्ग, चौथा होता है तै वर्ग, और 5वां होता है आपका पै वर्ग। ये 5 वर्गों में बटे हुए होते हैं। और जैसा कि आपने जब भी वर्ण कायदा वगैरह पढ़ा होगा, पहली या दूसरी क्लास में जब भी आपने पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कै वर्ग जो होता है इसमें, यानी कै वाली जो अपन सिंपल सी भाषा में यदि देखिए, कै की लाइन, चै की लाइन, टै की लाइन, लाइन का मतलब ही क्या है? वो ही है वर्ग या समूह। तो कै वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कै वर्ग में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 5 वर्ण। कै, खे, गै, घै और गै। चै वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण होते हैं। चै, छै, जै, झै, यै। टै वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण होते हैं। टै, ठै, डै, ढै, नै। टै वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण होते हैं। टै, थै, दै, धै, नै। पै वर्ग में 5 वर्ण होते हैं दोस्तों। पै, फै, बै, भै, मै। इस प्रकार से स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो 5 वर्गों में बटा होता है। 5 वर्गों में कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। कै वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, चै वर्ग में 5 वर्ण, टै वर्ग में 5 वर्ण, तै वर्ग में 5 वर्ण और पै वर्ग में 5 वर्ण। 5 वर्गों में कितने वर्ण हो गए भाई? 5 वर्ण। अब यदि अब आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 5। 5 वर्गों में 5 वर्ण है। 5 × 5 करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? 25। अगर इस प्रकार से नहीं गिन सकते तो इस प्रकार से गिन लो, 5, 10, 15, 20, 25। यानी स्पर्श जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 25 मानी जाती है। दूसरे प्रकार के दोस्तों जो व्यंजन होते हैं उनको नाम दिया जाता है अंतस्थ व्यंजन। उनको नाम दिया जाता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। ये दोस्तों हमारे जो ये अंतस्थ व्यंजन है इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 संख्या मानी जाती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतः का मतलब होता है अंदर या अंत में, स्थय का मतलब स्थित होने वाले, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर हमको ये महसूस हो कि इसका उच्चारण अंदर से किया जा रहा है या अंत से किया जा रहा है। अंत या अंदर का मतलब है नाद, नाद यानी पेट, यानी ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर आपको ये महसूस हो कि इसका उच्चारण पेट या नाद से किया जा रहा है, उस व्यंजन को किसके अंतर्गत माना जाता है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है। ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है। य, व, र, ल। य, व, र, ल। क्रम पे मत जाना दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि क्रम मैंने मेरे संधि के अनुसार लिखे हुए हैं, क्योंकि ना आपसे वो क्रम पूछ रहा है। अगर वो आपसे क्रम पूछेगा तो ऊष्म व्यंजनों का क्रम पूछेगा। ऊष्म व्यंजनों के अलावा आपसे वो किसी का भी क्रम नहीं पूछेगा। तो अंतस्थ व्यंजन यानी ऐसा व्यंजन जो अंत से बोला जाता है, अंत यानी पेट या नाद से बोला जाता है, वो क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन। एक आप उच्चारण भी खुद स्वयं आप उच्चारण करके देखिए। एक आप बोलिए कै, खे, गै, चै, पै, टै, ठीक है। एक आप बोलिए य, व, र, ल। पेट, पेट यानी नाद, नाद या पेट पर जोड़ आता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार के दोस्तों जो व्यंजन होते हैं उनको नाम दिया जाता है ऊष्म व्यंजन। तीसरे प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनकी संख्या भी 4 होती है। दोस्तों इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। ऊष्म का अर्थ ही क्या होता है? आप सभी जानते हैं ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म का मतलब ही क्या होता है? गर्म। यानी ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर ऊष्म प्राणवायु, ऊष्म प्राणवायु का मतलब गर्म प्राणवायु, आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो प्राणवायु बाहर आएगी,
किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु बाहर आती है। प्राणवायु बाहर आ रही है तो ऐसा व्यंजन जिसमें ऊष्म प्राणवायु यानी गर्म प्राणवायु बाहर आती है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या दोस्तों 4 है। ये है अपने से, श, श और है। इनका क्रम जरूर याद रखना दोस्तों, श, 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 श है। तो ये जो श है इसको बोला जाता है तालव्य सकार, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। ये जो है इसको बोला जाता है मूर्धन्य सकार, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और ये जो है इसको बोला जाता है दंत्य सकार, क्योंकि इसका उच्चारण दंत से किया जाता है। तो ऊष्म प्राणवायु यानी गर्म प्राणवायु। अब गर्म प्राणवायु से मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इन वर्णों को किसी के सामने बोलना नहीं है। अगर इन वर्णों को हम किसी के सामने बोलेंगे तो सामने वाले का मुंह जल जाएगा। ऊष्म या गर्म प्राणवायु का मतलब ही क्या है कि ये और जो वर्ण हैं इनसे अधिक ऊष्मा बाहर आती है। इनसे क्या आती है भाई? अधिक ऊष्मा बाहर जिसमें आए वो कौन से हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। जैसे आप उच्चारण भी यदि करके बोलेंगे तो आप देखिए कै, च, ट, त, प, ख, ग, च, य, व, ये बोलिए। एक आप बोलो श, 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 है। अधिक ऊष्मा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही? तो जिन वर्णों में अधिक ऊष्मा बाहर आती है उनको किस नाम से जाना जाता है? ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या होगी हमारी 25। दूसरे होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या हो गई 4। और तीसरे हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या होगी हमारी 4। अगर हम कुल व्यंजनों की संख्या देखें तो 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 25 और 4 29 और 4 ही ऊष्म, 29 और 4 33, यानी व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी आ गई? 33। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे स्वरों की संख्या है 11, व्यंजनों की संख्या है 33। हमने बताया था वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजनों की संख्या को यदि जोड़ दूंगा तो वर्णों की संख्या आ जाएगी। तो 11 और 33 को यदि जोड़ते हैं तो संख्या कितनी आती है दोस्तों? 44। यानी हमारे वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। तो अब इस टाइप से जो अगर आपने ये पूरा चार्ट जैसे पढ़ लिया या इसको अगर समझ गए, अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, वो आपसे पूछ ले निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, उसने ऑप्शन में दे दिया कै, पै, टे, व। आंसर क्या होगा दोस्तों? व। उसने दे दिया निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। अब उसने आपको दे दिया ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है तो आपको पता होना चाहिए 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? स, है। पहले तालव्य वाला सकार यानी जीव वाला, उसके बाद में षटकोण वाला जिसको आप षटकोण वाला स बोलते हैं यानी मूर्धा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो वर्णों को जब आप उच्चारण करते हैं, वर्णों का जब उच्चारण आप करेंगे तो एक बात बताइए, प्राणवायु अंदर से आएगी। प्राणवायु जैसे ही आपके अंदर से आएगी तो सर्वप्रथम क्या होगा? सर्वप्रथम देखना आप कि सर्वप्रथम तालु बोलते हैं जीव को। सर्वप्रथम तालु आती है, जीव आती है, ठीक है। तो तालु से उच्चारण वाला श आएगा। उसके बाद में तालु के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है उसको बोला जाता है मूर्धा। ऊपर के दांतों के पीछे वाला और जीभ के जस्ट ऊपर वाला, तो उससे मूर्धन्य सकार बोला जाता है यानी षटकोण वाला से आएगा। और उसके बाद में अगर प्राणवायु आएगी उसके बाद में आते हैं हमारे तीत यानी दांत, ठीक है। तो यानी इसको ये जो है ये कौन सकार माना जाएगा? दंत्य सकार माना जाएगा। तो एक बात बताइए दोस्तों, सबसे पहले यदि देखें हम भाई वर्ण की परिभाषा मैंने आपको बता दी। वर्ण की परिभाषा 2 होती है, या तो आप बोल दो शब्द या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण के नाम से जाना जाता है, या फिर जिसको आप और अधिक विभक्त नहीं कर पाते उसको वर्ण के नाम से जाना जाता है। सेकंड आपको मैंने बताया वर्ण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का मैंने आपको बताया था कि भाई स्वर जो होते हैं जिसका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं यानी आपको किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको किस नाम से जाना जाता है? स्वर के नाम से जाना जाता है। सेकंड मैंने आपको बताया था व्यंजन। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था? व्यंजन, यानी कि जिसके उच्चारण में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़े, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो ही नहीं रहा, उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार देखना दोस्तों, मैंने यहाँ पर हर व्यंजन के नीचे हलंत लगाया हुआ है। हलंत का मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ।
जब मैं व्यंजनों की बात कर रहा हूं तो व्यंजन का मतलब मैं इसको व्यंजन कह ही कर सकता हूं। अगर मैं इसको इस प्रकार से क्या लिख देता तो अब ये व्यंजन नहीं है, अब ये क्या हो गया, वर्ण। ये क्या हो गया, वर्ण। जब मैं इसमें हलंत लगाऊंगा अब ये क्या है, व्यंजन, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा ही क्या है, जिसका उच्चारण मैं किसकी सहायता से करूंगा, स्वरों की सहायता से। अब मैं इसमें जो भी स्वर मिलाऊंगा उसी के अनुसार इसका क्या होगा, उच्चारण किया जाएगा। क्लियर बात दोस्तों। तो जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या होते हैं, व्यंजन। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था स्वर जो होते हैं, स्वर मैंने आपको बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मूल स्वर और एक होते हैं संयुक्त स्वर। मूल स्वर जो सर्वप्रथम उपस्थित थे वो हैं अपने 4 स्वर ए, ई, उ और री। संयुक्त स्वर जो हमारे, वह स्वर जो जोड़ या मेल करने से बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। ये इनकी संख्या होती है दोस्तों हमारे 7, आ, ई, उ, ए, ओ, आई और औ। मैंने दोस्तों आपको बता दिया इस मूल स्वर को आप शुद्ध स्वर भी कह सकते हैं, संयुक्त स्वर को आप संधि स्वर भी कह सकते हैं। मैंने आपको बता दिया इसको लघु स्वर भी कह सकते हैं आप, और इसको आप दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों संख्या कितनी होगी, मूल स्वरों की 4 और संयुक्त स्वरों की 7, यानी स्वरों की संख्या होगी हमारी 11। दूसरा मैंने बताया था दोस्तों आपको व्यंजन, व्यंजन 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 25। दूसरे प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनको नाम दिया जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो अंत में स्थित हो, इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों। और ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा बाहर आती है, यानी गर्म प्राणवायु बाहर आती है, उनकी संख्या भी कितनी है, 4। तो 25, 4, 29, 4, 33 व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 33। दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 44 संख्या हो जाती है। अब वो चाहे आपको किस भी टाइप का क्वेश्चन दे, वो अगर आपसे ये बोले अंतस्थ व्यंजनों को छोड़कर व्यंजनों की संख्या होती है, तो अब अंतस्थ व्यंजनों को छोड़ दो, व्यंजनों में से व्यंजनों की संख्या कितनी है अपनी, 33। व्यंजनों की संख्या में अपन ने अंतस्थ को गिनाया क्या भाई, गिनाए, 4 को हटा दो, कितनी रह जाएगी, 29। इसी क्वेश्चन को अगर ये उस टाइप से दे देता, 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर व्यंजनों की संख्या होती है, तो अभी में हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़ना है दोस्तों, संयुक्त व्यंजनों को गिनाया क्या मैंने, इसमें नहीं गिना, तो छोड़ने से या मिलाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी संख्या कितनी रहेगी, 33 के 33 ही रहेगी। क्लियर दोस्तों। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि वो क्वेश्चन करता है 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, तो जैसे कि आपको पता है संयुक्त जो व्यंजन है इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4। ये हैं अपने 6, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये 4 क्या है दोस्तों, हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का दोस्तों मैंने आपको अर्थ बताया था, संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, जोड़ या मेल। संयुक्त का अर्थ ही क्या होता है, जोड़ या मेल। व्यंजन हम जानती हैं, यानी कि वह व्यंजन जो 2 व्यंजनों के जोड़ करने या मेल करने से बनता है, किस नाम से जाना जाता है, संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ऐसा व्यंजन जो 2 व्यंजनों के जोड़ करने या मेल करने से बनता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे 6 है दोस्तों, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, कै प्लस श। कै और श से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, 6। त्रय जो है ये भी 2 से मिलकर बनता है, तय प्लस रै। ज्ञ है ये भी 2 से मिलकर बनता है, जय प्लस य। श्रय है ये भी 2 से मिलकर बनता है दोस्तों, स प्लस रै। 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। इन चारों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जानते हैं हम, संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसमें प्रथम जो वर्ण होता है इसका हलंत होना जरूरी है, तभी ये वर्ण इसमें मिल सकता है, अन्यथा ये वर्ण नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए आपने कै प्लस स कर दिया तो आप इसको 6
बराबर आप 6 करने लगे तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। यानी ये जो प्रथम वर्ण है ये क्या होना चाहिए, हलंत होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, स्वर से रहित होना चाहिए। इसमें आपके जो भी स्वर है उसी स्वर को आप 6 में मिला दीजिए। अगर जैसे मान लीजिए ये होता कै प्लस शा, तो कै प्लस स मिलकर तो क्या बनता है दोस्तों 6। इसमें आ की मात्रा है, आ की मात्रा लगा दो। ये मान लीजिए दोस्तों सी होता, तो यहाँ पर भी मैं क्या करता, कै प्लस स मिलकर तो 6 बनता, यहाँ पर ई की लगा देता। समझ गए दोस्तों। तो यानी प्रथम स्वर क्या होना चाहिए। अब हम बात करें यदि दोस्तों, जैसा मैंने कि आपको बताया था कि इनको हम वर्णों की संख्या में नहीं गिनते हैं। इनको वर्णों की संख्या में नहीं गिने जाने का कारण है दोस्तों, ये 6 जो है किससे मिलकर बन रहा है, कै प्लस स से। तो कै को और श को हम पहले ही गिन चुके हैं। त्रय जो है तय प्लस रै से मिलकर बन रहा है, तो तय और रै को भी हम पहले ही गिन चुके हैं। गै जो है जय प्लस य से मिलकर बन रहा है, तो जय और य को हम पहले ही गिन चुके हैं। और श्रय जो है श प्लस रै से मिलकर बन रहा है, तो श्रय और रै को भी हम पहले ही गिन चुके हैं। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें वर्णों की संख्या में नहीं गिना जाता। ठीक है दोस्तों, कि इन्हें वर्णों की संख्या में नहीं गिनते क्योंकि इनको हमने पहले ही गिन लिया है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर वर्णों की संख्या होती है। तो इनको छोड़ दो भाई, अपन ने 44 में तो इनको गिना ही नहीं है, तो हमारी फिर भी संख्या कितनी आती है, 44 के 44 ही संख्या आती है। कितनी संख्या आती है दोस्तों, 44 के 44 ही संख्या आती है। अब मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि किस टाइप से, अगर वो किसी भी प्रकार से आपसे कोई सा भी संख्या वाला क्वेश्चन पूछे, आपको उसी के अनुसार आंसर देना है। अगर वो पूछता है स्वरों की संख्या, स्वरों में किसकी पूछ रहा है, ये देखना मूल स्वरों की पूछ रहा है या संयुक्त स्वरों की पूछ रहा है, सामान्य स्वरों की पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया मूल जो स्वर है, इसमें भी मैंने आपको बता दिया इसके अन्य नाम भी हैं। इसको ऋस्व स्वर भी कहते हैं, जो अभी आपने आगे आएगा उनको मैं आपको बताऊंगा। ऋस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, जो कि हमारे वर्णों का जब हम वर्गीकरण करेंगे, वर्णों का जो वर्गीकरण होगा उस वर्णों के वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि कभी भी, अब अगला हम आते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वर्णों की संख्या के जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। वर्णों की संख्या के क्वेश्चन है दोस्तों जो क्या होते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, एक तो वो क्वेश्चन देता है हिंदी में वर्णों की संख्या, कि भी हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। एक क्वेश्चन है दोस्तों मानक हिंदी में वर्णों की संख्या। एक क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। एक क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी में, या फिर हिंदी या देवनागरी कर लीजिए आप, देवनागरी लिपि में वर्णों या फिर ध्वनियों की संख्या। और एक क्वेश्चन होता है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना और फिर इसको सॉल्व करना कि इसका सही आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सेकंड दोस्तों, तो देखिए दोस्तों
हिंदी में वर्णों की संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमको आंसर देना है 44। आंसर क्या करना है दोस्तों? 44 आंसर करना है। अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी में वर्णों की संख्या, तो हमको आंसर क्या करना है? 44। अगर वो क्वेश्चन मानक लगा देता है कि मानक हिंदी में वर्णों की संख्या, अब देखिए दोस्तों, मानक को अगर हटा दूं तो क्वेश्चन होगी वो ये हिंदी में वर्णों की संख्या, लेकिन क्या लगा दिया उसने? मानक लगा दिया। हिंदी का मानीकरण हुआ था दोस्तों 1961 और 62 में कि पूरे भारत में एक समान हिंदी बोली जानी चाहिए। मानीकरण का मतलब ये होता है कि उसको मान्यता प्रदान कर देना, यानी पूरे भारत में एक समान हिंदी बोली जाए। ये नहीं हरियाणा में अलग चल रही, राजस्थान में अलग चल रही, उत्तर प्रदेश में अलग चल रही है, कर्नाटक में अलग चल रही है, तमिलनाडु में अलग चल रही है, यानी पूरे भारत में एक समान हिंदी चलनी चाहिए। इसलिए उसका क्या किया गया? मानीकरण किया गया। इसका दूसरा जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। अगर कुल को हटा दूं तो फिर वही क्वेश्चन बन रहा है, हिंदी में वर्णों की संख्या, केवल एक अलग शब्द आया है जो कि क्या है? कुल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर शब्द आया है मानक और यहां पर शब्द आया है कुल। एक शब्द आया है दोस्तों मानक और एक शब्द आया है कुल, केवल एक एक शब्द का अंतर है दोस्तों। यहां पर है हिंदी में लिपि, हिंदी या फिर आप देवनागरी लिपि बोल दो, में वर्णों या ध्वनियों की संख्या। इन सभी तीनों क्वेश्चनों का आंसर होगा दोस्तों 52। इनका आंसर क्या माना जाएगा? 52 आंसर माना जाएगा। देखिए दोस्तों 52 कैसे होगा? 44 में आपको गिना ही चुका हूं, प्लस करके इसमें 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ लिए जाते हैं, प्लस एक अनुस्वार, एक विसर्ग, एक डय और एक ढय। 4 ये और जोड़ लिए जाते हैं दोस्तों, तो संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 52 संख्या हो जाती है। 44 और 4 48, 49, 50, 51, 52। इस प्रकार से हमारी संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। लेकिन पहले ही बता दिया मैंने दोस्तों, आराम से क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। कोई उसने क्वेश्चन पूछा क्या है, अगर सामान्य रूप से पूछ रहा है तो आंसर करना 44। अगर मानक हिंदी में वर्णों की संख्या पूछ रहा है, आंसर करना 52। हिंदी में कुल अगर सीधा पूछ रहा है वर्णों की संख्या, वही 44। कुल वर्णों की संख्या आंसर माना जाएगा 52। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या या ध्वनियों की संख्या, या हिंदी में वर्णों की संख्या या ध्वनियों की संख्या, आंसर क्या माना जाएगा दोस्तों? 52 आंसर माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर ये देखा जाए तो इनमें दोनों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। मानक का तो छोड़िए, यदि हम इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन आंसर अलग अलग माने जाते हैं। यदि मैं आपसे पूछता हूँ आप कुल कितने भाई बहन हैं, तो आप बोलेंगे 4, और मैं आपसे पूछता हूँ आप कितने भाई बहन हैं, तो 4। भाई कुल लगाने से बढ़ तोड़ी जाएंगे। अगर जैसे मैंने आपसे पूछा मैडम कि मैंने आपसे पूछा आप कितने भाई बहन हैं, आपने संख्या बता दी 4, ठीक है। अब मैं आपसे दोबारा इसी क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कुल कितने भाई बहन हैं, तो 6 थोड़ी हो जाएंगे, तो भी कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। यानी कि आंसर, जबकि आंसर इन दोनों का क्या है, इसने भी मैंने दोनों क्वेश्चन एक किए, 4 आंसर आया था आपके भाई बहनों का। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वर्णों की संख्या 44, कुल वर्णों की संख्या, आंसर क्या हो गया? 52। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक बात और सोच रहे होंगे आपकी, डय और ढय को तो अपन ने पहले ही गिन लिया था, जब स्पर्श व्यंजन पढ़े थे वहाँ पर भी तो डय और ढय आए थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, वहाँ पर डय और ढय जो थे उनके नीचे मैंने ये बिंदी जो है, यानी कि नुक्ता ध्वनि हिंदी में जिसको बोला जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया था। इन दोनों वर्णों को बोला जाता है दोस्तों उच्छिप्त वर्ण। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? उच्छिप्त वर्ण इनको बोला जाता है। उच्छिप्त वर्ण और उन दोनों को जहां पर बिंदी नहीं लगी होती, उन दोनों को डय और ढय को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। अब हमको कहां पता चलेगा कहां तो स्पर्श का प्रयोग करना है और कहां पर उच्छिप्त का प्रयोग करना है? तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यदि शब्द का प्रारंभ डय और ढय से हो रहा हो तो स्पर्श वाले आएंगे, और अगर आधे वर्ण के बाद में, यानी अगर शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है? डय या ढय से। डय या ढय का मतलब ही क्या हो गया? जैसे मैंने डमरू लिखा, जैसे मैंने ढक्कन लिख दिया, तो शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है दोस्तों? डय और ढय से। तो कौन से आएंगे? स्पर्श वाले, यानी जिनके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। अगर आधे वर्ण के बाद में डय और ढय आ जाता है, जैसे मैंने शब्द लिख दिया दोस्तों उड्डयन, आधा डय आ रहा है और उसके बाद में डय आ रहा है, आधे डय के बाद में डय आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? स्पर्श कहलाएगा। यानी ये तो क्या होते हैं? स्पर्श। और इस स्थिति के अलावा कहीं पर भी यदि वर्ण आता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका उच्छिप्त वर्ण कहलाएगा। क्लियर दोस्तों ये बात? तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला का मतलब है कि
वर्णमाला का मतलब ही क्या हो गया, जो हमने ANR पढ़े थे उन ANRों की संख्या कितनी है, ANRों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आएगा या तो 49 ऑप्शन मिलेगा या ऑप्शन मिलेगा आपको 50। कैसे दोस्तों, 44 तो हैं ही हमारे जो मैं आपको गिना चुका। इसके अलावा ANRों में क्या आया था, एक तो अंग आया था, एक अह आया था, एक छः, एक त्रय और एक ज्ञ। पहले के हिंदी कायदों में यहाँ तक था, तो उनके अनुसार संख्या कितनी होगी दोस्तों, 49। लेकिन आजकल जो हिंदी कायदा आ रहा है उसमें श्रेय भी आ रहा है, तो श्रेय एक और जुड़ गया तो संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50। 44, 45, 46, 47, 48, 49। ये तो फिर पहले हिंदी कायदे के अनुसार था, और अब ये श्रेय को और जोड़ दिया हिंदी कायदे में, तो इसके अनुसार आंसर कितना हो जाएगा, 50। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो हिंदी की संख्या जो है, यानी हिंदी के वर्णों की जो संख्या है उसके ऊपर आधारित है, उसके ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर अपना हिंदी जो है, हिंदी वर्णों की जो संख्या है वो टॉपिक समाप्त होता है। कल से हम पढ़ेंगे हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण। धन्यवाद।